नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। किसी भी विवाद या युद्ध का समाधान बातचीत से ही निकलता है। कूटनीति के इस बेसिक मंत्र को साधने के लिए वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत दुनिया के टॉप लीडर्स का जमावड़ा लग रहा है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, इसमें यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष समेत फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम जैसे दिग्गज नाम भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। अलास्का में पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद क्या बातचीत एक तरह से किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी? रूस यूक्रेन युद्ध का क्या समाधान निकल पाएगा? इसी मुद्दे पर आज करेंगे विशेष में खास चर्चा। जी हां, ये जो तीन चेहरे आपने देखे अभी, ये तीन चेहरे, ये तीन लीडर्स इस वक्त फोकस में हैं और नजरें इन पर इसलिए टिकी हैं क्योंकि एक के बाद एक जो एक चैलेंज नजर आ रहा था, जो एक मॉडर्न डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही थी, बातचीत के जरिए, सहमति के जरिए एक खाका खींचने की, उस चुनौती को कुछ हद तक साधने की कोशिश तो हो रही है। दरअसल वॉशिंगटन में है मुलाकात है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। बैठक में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के नेता मौजूद रहेंगे। मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात भी की। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ होने वाली बैठक की तैयारियों पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने कई यूरोपीय नेताओं के साथ वीडियो कॉल पर भी बातचीत की। माना जा रहा है कि जो बातचीत है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो युद्ध खत्म करने के बदले रूस की शर्तें और उसकी स्वीकार्यता पर विचार है। याद दिला दें कि 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। अलबत्ता जो हेडलाइंस बनी, खासतौर पे अमेरिकी अखबारों की, वो यही था कि इसमें पुतिन को ज्यादा हासिल हुआ। ट्रंप ने रेड कारपेट तो बिछाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं खाली हाथ रहे। अब निगाहें जेलेंस्की से मुलाकात पे हैं। जेलेंस्की के साथ पुरानी मुलाकात का एक कड़वा अनुभव भी है। यूरोपियन यूनियन के साथ और यूरोपीय नेताओं के साथ जो बातचीत है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन सारी चीजों को जरा डिकोड करने की, आसान भाषा में समझने की इस पूरी चर्चा में हम कोशिश करेंगे। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसटी तिवारी साहब है, फॉर्मर डिप्लोमेट, एम्बेसडर टू साउथ कोरिया, यूक्रेन और इंडोनेशिया। बहुत बहुत शुक्रिया देवरी सर अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर विवेक मिश्रा है, डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ओआरएफ से। डॉक्टर विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले देवरे सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं परिचय करा दूं। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर इंद्राणी तालुकदार भी जुड़ चुकी हैं, फेलो हैं चिंतन रिसर्च फाउंडेशन से। डॉक्टर इंद्राणी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो देवरे सर, हमें बताइए कितनी उम्मीद की जाए। मतलब मुझे तो लग रहा था कि मॉडर्न डिप्लोमेसी में बातें बातें तो अब बेकार हो गई हैं। अब केवल अपनी जो कहते हैं कि चाहे उसमें अपना नुकसान भी हो जाए, बस एक इमेज क्रिएट करनी है और नेगोशिएटिंग टेबल पर किसी तरह से किसी को लाना है। अब देख रहे हैं थोड़ी नर्म बातें हो रही हैं, थोड़ी वो जिसके लिए फॉरेन डिप्लोमेसी जानी जाती थी उस तरह का रवैया नजर आ रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि इसी तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में नजर आएगी? खैर, 3 साल की लड़ाई के बाद ऐसा लगता है कि दोनों, रशिया और यूक्रेन दोनों थक गए हैं और उनको जो सपोर्ट करने वाले जो महान देश है अमेरिका, वो भी थक गए हैं। इसकी वजह से दोनों देशों ने तय किया कि ये लड़ाई कितनी जल्दी बंद हो जाए। उसमें खैर हर एक साइड अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगी, कैसे उसमें क्या ज्यादा उनको मिल सकता है। तो अलास्का में 2 दिन पहले जो दोनों की, पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग हुई, उसमें खैर कोई युद्ध विराम तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई पीस एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, मगर कुछ बातें तो ज़रूर हुई हैं।
और मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी के लिहाज से तो काफ़ी यूज़फुल ऐसी बातें हो गई हैं। और ख़ासकर ये हुआ है कि अ, अब जो आज मीटिंग होने वाली है प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उसमें यूरोप की सिक्योरिटी के बारे में भी बात हुई है। इसी की वजह से यूरोप के 4 नेता और नेटो के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपियन आयोग की नेता सब वहाँ पे आ रहे हैं। उन्होंने उनको ज़ेलेंस्की ने बुलाया है ख़ासकर। तो ये सब उनके साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ बात करेंगे, क्योंकि यूरोप को भी काफ़ी चिंता है कि उनकी इस लड़ाई के बाद कैसी सुरक्षा रहेगी? अगर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं रहेगी तो उनका भी क्या होगा? और उसमें एक बात जो अलास्का में काफ़ी ज़ाहिर हुई है, उसके बारे में अमेरिकन एनवॉय जो विटकॉफ है, उन्होंने भी कहा मॉस्को में कि रशिया चाहता है कि अमेरिका उनको नेटो की जो आर्टिकल 5 की जो सिक्योरिटीज़ या सुरक्षा की जो गारंटी है, वो दे सकती है। अब ये स उसके बारे में आज काफ़ी वहाँ चर्चा होगी, क्योंकि यूक्रेन भी चाहता है कि ऐसी पक्की गारंटी हो, ताकि आगे के समय में रशिया उनके ऊपर दोबारा ऐसा हमला न करे और यूरोप भी वही चाहेंगे। तो ये नेटो की जो आर्टिकल 5 है, जिसमें ऐसा है कि कलेक्टिव डिफेंस, सेल्फ डिफेंस कलेक्टिव डिफेंस है उसमें। नेटो के एक ही किसी एक सदस्य के खिलाफ अगर आक्रमण हो, तो बाकी नेटो के जो सदस्य हैं, दे आर ओब्लाइज्ड टू गो टू द डिफेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम। बिल्कुल, आपने तो अहम बात की ये जो और शायद नेटो इन सारे पहलुओं को देखना होगा। इन सब के बीच में सवाल उठता है डॉक्टर विवेक की ज़ेलेंस्की एक कड़वे अनुभव के साथ मतलब पूरी दुनिया ने देखा उसके साथ वो कहीं ना कहीं इस मुलाकात को आगे लेकर जा रहे हैं। इन सब के बीच में जो खास तौर पे यूरोपीय नेताओं की भूमिका है वो बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में एक तो ज़ेलेंस्की को क्या एक तरह से जो जो स्थितियां पिछली बार थी, जो खराब अनुभव थे, उसको कंपेंसेट करने का भी प्रेशर होगा अमेरिका के पास, और बाकी चीजें तो हैं। हाँ, देखिए, लास्ट एक्सपीरियंस जो जेलेंस्की का रहा है वो बहुत ही बुरा रहा है ओवल ऑफिस में। और ये बैकअप कहा जा रहा है कि यूरोपियन लीडर्स की बैकअप जारी है, उनके साथ फॉन्डर लाइन है और कई इंपॉर्टेंट नेशंस के लीडर भी जा रहे हैं आज। अम, क्योंकि मुद्दा बहुत ही पेचीदा है। एक तो ये है कि जो क्राइमिया की बात की जा रही है, ट्रंप ने ऑलरेडी ट्विटर पे आज सवेरे डाल दिया है कि जो क्राइमिया है उसको आप जेलेंस्की को शायद लेट गो करना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा। मुद्दा जहां फंसेगा आज ओवल ऑफिस में वो है डॉनबास रीजन में क्या होगा, कितना लैंड होगा, क्योंकि 87% जो लैंड है डॉनबास की वो ऑलरेडी रशिया के पास है। ऐसा माना जा रहा है कि रशिया की पुतिन की ये रेड लाइन है कि बाकी 13% डॉनबास से अपने ट्रूप्स वापस लें जेलेंस्की। और उस पे जेलेंस्की का काफी कड़ा स्टांस है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती है कुछ लैंड, ऐसे लैंड किसी भी पार्ट को देने के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर जेलेंस्की वहां अकेले जाएं ओवल ऑफिस में, ट्रंप का स्टैंड इतना कॉन्क्रीट होता जा रहा है, प्रो पुतिन होता जा रहा है, तो ऐसे में वो कहाँ पे अपने आप को पोजीशन करेंगे ये देखना होगा। और इसीलिए ये यूरोपियन सिक्योरिटी की एक्सटेंशन मानी जा रही है कई तरह से, कि क्या जो यूक्रेन पे बीतेगी या यूक्रेन पे जो डील के बाद जो होगा यूक्रेन में, वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस यूरोपियन सिक्योरिटी पे उसकी छाया पड़ेगी। इसीलिए यूरोपियन पार्टनर्स अपनी सिक्योरिटी को भी लेके आगे काफी चिंतित हैं। और ये इस मीटिंग में मेरे ख्याल में ये जो सपोर्ट दिखाया जा रहा है, ये एक ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप और एक यूरोपियन सिक्योरिटी के पर्व्यू में देखा जाना चाहिए। बहुत अहम बात आपने कही। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और ये बड़ा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके भी डॉक्टर इंद्राणी देखें तो
इस पीस समझौते की उम्र पे भी सवाल उठेंगे। मतलब अगर ठीक है अभी के स्थितियों में अगर कोई एक पेज पे आने की कोशिश होती है या एक रीजनेबल कुछ आउटकम निकल भी आता है तो उसकी उम्र कितनी होगी, ये बड़ा सवाल है। कैन यू हियर मी? हाँ। यस यस यस। सो आपने सही बोला है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही है, तो जेलेंस्की एंड यूक्रेन कितना लेंगे वो बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम लोग बार बार भूलते जा रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ बुडापेस्ट वाज आल्सो साइंड 1994 में, जो सिमिलर काइंड ऑफ सिक्योरिटी गारंटीज दिया गया था यूके यूएस ने अलोंग विद रशिया कि यूक्रेन के टेरिटरीज में कोई ऐसा हमला नहीं होगा। तो जो अभी हो रहा है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम है उसका जो मैकेनिज्म्स है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिसके लिए रशिया वायलेट कर पाया। तो अभी इस बार कितना स्ट्रांगली होगा वो बहुत देखने लायक होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे हिसाब से, क्योंकि ये यूएस वालों की तरफ से है और नेटो की तरफ से है नहीं, तो कितना सक्सेसफुल होगा वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि गिवन ट्रम्प और पुतिन का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, एंड पुतिन बार बार बोल रहा है कि जो ट्रम्प भी खुद ही बोल रहा था कि अगर वो प्रेसिडेंटशिप में होता 2022 में तो ये यूक्रेन वॉर कभी नहीं होता। तो जब ट्रम्प का पीरियड खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, लाइक सिक्योरिटी गारंटीज का क्या होगा, ये बहुत कुछ क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये है जो आपने भी उठाया कि द टाइमलाइन, क्योंकि मेरे हिसाब से यूक्रेन बहुत ही ज्यादा डरेंगे अभी कि टाइमलाइन कितना रशिया वो करेगा, क्योंकि मार्च में भी अभी सीज फायर की बात हुई थी जो ट्रम्प ने ब्रोक किया था पुतिन और जेलेंस्की के बीच में, जो अनसक्सेसफुल रहा है। तो कितना हद तक ये सक्सेसफुल होगा, आई फील इज अ क्वेश्चन मार्क इंक्लूडिंग द टाइमलाइन। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं थोड़ा इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं और डॉक्टर संदीप के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर संदीप, जाहिर सी बात है कि पुतिन, ट्रंप, जेलेंस्की, ये जो तीन लीडर्स हैं, एक को तो मतलब इनमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो शायद ज्यादा कीमत चुकाएगा या जो शायद जिस पर बाकियों के मुकाबले ज्यादा दबाव बनेगा। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए प्रशांत जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम ये सब जानते हैं कि शक्ति जिसके पास होती है वो कीमत नहीं चुकाता है। शक्ति किसके पास नहीं है ये हम सब जानते हैं कि यूक्रेन एक मोहरा है, जेलेंस्की एक मोहरा है, और जो शक्ति दे रहा था, जो पावर बैकअप कर रहा था, वो पावर बैकअप को अपने आप ले रहा वापस। तो ये बहुत ही क्लियर है कि आज की डेट में जब टेबल पर बात आ रही पीस डील की, तो मुझे लगता है इस पीस डील में यूक्रेन बहुत कुछ खोता नजर आता है। क्योंकि देखिए दो तरह के पॉइंट थे कि पुतिन ये कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो रूट कॉज क्या है उसको खत्म करना होगा। वो रूट कॉज ये है कि फ्यूचर में भी यूक्रेन कभी भी नाटो की बात ही नहीं करेगा, मेंबरशिप तो छोड़ दीजिए, वो स्वप्न में भी नाटो के शब्द से भूल जाए। यानी कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 10 ये दोनों नाटो के लिए भविष्य में नहीं होगा, ये पुतिन की डिमांड है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं लैंड स्वैप की, कि जहां तक रशिया का अपना कब्जा हो चुका है, पोजीशन हो चुका है, वो पुतिन चाहते हैं कि वो मेरा हो। यदि दो बातें पुतिन अपनी शर्तें रखते हैं ट्रंप पर, और ट्रंप जरूर ये बातें रखी रही होंगी, क्योंकि जिस अंदाज से पुतिन अलास्का गए थे वो इस अंदाज से गए थे कि मुझे कुछ नहीं करना, लड़ाई तो जारी है, यदि कुछ मिलने वाला है तो अपनी हम शर्तें रखेंगे। और इसके बाद बैकफुट में कौन आया? ट्रंप आया, क्योंकि ट्रंप के ऊपर दबाव ये है कि 1 साल हो गए हैं, 24 घंटे का वक्त था कि 24 घंटे में वॉर खत्म करूंगा, और 1 साल हो गए, मतलब 3 साल बची हुई है। और मुझे लगता है कि इस समय जो है नाटो की जो ताकत है बहुत ही डिवाइडेड, बहुत ही आप कह सकते हैं कि वो नाटो नहीं है जो पहले होता था। और यदि अमेरिका बैकअप करता है तो नाटो मतलब कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जेलेंस्की पर दबाव जैसे शब्द को मैं विश्वास ही नहीं करता हूँ कि कोई दबाव है। जब ट्रंप ये कह देंगे, और उन्होंने कहा भी है कि यदि ये डील आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो इसका नतीजा क्या होगा ये आपको ही मालूम है।
यानी कि फुल वेटिंग कर रहे हैं ट्रंप पुतिन की तरफ से। और उन्होंने ये कह भी दिया है कि ये जो युद्ध का जो हल है वो यही है कि पुतिन को एश्योरेंस दिया जाए कि नाटो में यूक्रेन कभी शामिल नहीं होगा। साथ ही एक लॉलीपॉप भी दिया गया, बहुत ही कह सकते हैं कि दिलचस्प। इस तरह की सामरिक कूटनीति में हम कभी देखे नहीं। सुनिएगा शब्द क्या था कि यूक्रेन को नाटो जैसे गारंटी दी जाएगी। ये जैसे क्या होता है, ये होता क्या है? जैसे नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, आर्टिकल 5 नहीं मिलेगा, आर्टिकल 10 से एंट्री नहीं होगी, लेकिन उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? अमेरिका देगा। तो अभी भी तो अमेरिका दे रहा है सुरक्षा की गारंटी। पिछले 3 साल से तो अमेरिका ही अमेरिका ही तो लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका और नाटो लड़ रहे हैं लड़ाई। तो इस तरह की जो बातें हैं कि हम आपको नाटो जैसे गारंटी, और ये कौन कह रहा है? फ्लोट कौन किया? ये पुतिन ने फ्लोट किया है कि देखिए आपको बहुत बड़ी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है यूक्रेन को, तो आप कह दीजिए कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। और वही ट्रंप कह रहे हैं कि देखो हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी देंगे और फिर इसके बाद सिक्योरिटी को कितना पर हम फॉलो करेंगे, ये भविष्य का सवाल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जिद जेलेंस्की की थी कि मुझे नाटो पे जाना है, और नाटो पर क्यों जाना है ये भी हम सब जानते हैं, क्योंकि सारे जो पूर्वी ईस्टर्न जो यूरोपियन के कंट्री हैं वो हमेशा एक डर के साये में जीते हैं। और यूरोपियन कंट्री का डर का होना लाजमी है। उनको लगता है कि जॉर्जिया का कंटेस्ट देख लीजिए, 2008, 2013 दिन फिर 2022, तो उनको लगता है कि पुतिन रुकने वाले नहीं है। यहाँ पर यदि समझौता होता है तो अगला फिर बाल्टिक कंट्री जो है उसमें आ जाएंगे, टारगेट में आ जाएंगे। तो ये डर है यूक्रेन का, ये डर है ईयू के कंट्री का, वेस्टर्न ताकतों का। प्रशांत, तो तमाम चीजें जो हैं वो कोशिश हमने कहीं यही की कि इस चर्चा का जो पहला हिस्सा था उसमें आपको तमाम स्थितियों से अवगत करा दें, किसका पलड़ा भारी है, समझौता होता है तो वो उसकी तस्वीर कैसी होगी और उसमें किस तरह कॉम्प्रोमाइजेज होंगे, आखिर पूरा मामला दरअसल है क्या, इसको स्पष्ट भाषा में हमारे तमाम एक्सपर्ट ने आपको सामने रखा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार थोड़ा भारत इस पूरी बातचीत को, इस पूरे समीकरण को किस निगाह से देख रहा है और भारत और यूएस की जो अगले दौर की बातचीत होगी फिर उसका जो है वो कितना बड़ा उसमें बातें उठेंगी और वहाँ पर अलाइज और बाकी चीज़ों का फैक्टर कितना मायने रखेगा, जो पिछली पृष्ठभूमि है वो कितना अहम होगी, इन सब पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और लगातार हमारी चर्चा जारी है और ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मुलाकात है उसके मायने, उसके आउटकम, इस पीस समझौते की जो बात की जा रही है ये आखिर तस्वीर क्या हो सकती है, तमाम बातों पर हमने चर्चा की। इन सब के बीच में तिवारी सर एक चीज़ हमें बताइए कि भारत भी निगाह रखे हुए है, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहा है कि रूस यूक्रेन वॉर में भारत के स्टैंड को भी जो है वो ख़ासतौर पे अमेरिका ने बड़े करीब से देखा। अपनी तरह से भारत ने इसको जिस भी डिप्लोमेटिक तरीके से डील करना चाहिए, जो भी मुफीद रहा वो किया। क्या आपको लगता है कि इन सारे आउटकम के बाद भारत और अमेरिका की जो बातचीत होगी अगले दौर की, उसमें एक बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा? भारत यूक्रेन रशिया के लड़ाई में खामखा फंस गया है, मैं कहता हूं, क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, मगर लड़ाई की वजह से हमारी एनर्जी की सिचुएशन खराब हो गई थी, सप्लाई चेन खराब, उसमें काफी असर पड़ा, हमारा ट्रेड उसमें भी का असर पड़ा। और खासकर अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो टैरिफ का जो मुद्दा सब उठाया है दुनिया में, उसमें उन्होंने जो शुरू किया कि सेकेंडरी सैंक्शंस, जो रशिया से भी कोई चीज खरीदते हैं उन देशों के खिलाफ ये सेकेंडरी सैंक्शन शुरू करेंगे। और उन्होंने भारत को 25% एक तो टैरिफ लगाया, उसके अलावा 25% पेनल्टी भी लगाई। और अब ये जो परसों जो चर्चा हुई उनकी पुतिन के साथ, उसके बाद उन्होंने कहा कि चीन के बारे में अभी तो हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है, 1-2 हफ्ते तो हम रुकेंगे, क्योंकि हमारी ये पुतिन के साथ अच्छी मीटिंग हुई है। और भारत के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये भारत को ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली इन्होंने जो विक्टिमाइज किया है इसमें, ये अमेरिका के लिए तो मेरे ख्याल से जो बात हुई है वो काफी अनफेयर लगती है हम लोगों को। और उसका कारण सिर्फ ये लड़ाई का है और कोई भारत की टैरिफ के स्ट्रक्चर के बारे में है
क्या और कुछ राजकीय कारण है, ये हो सकता है। मगर अब जो भारत के और अमेरिका के जो संबंध है उसमें ये रूस के और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो ये खराब बात हो गई है, ये तो नोटवर्दी है। और उसका तो खैर हमें अभी डिप्लोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब इस मीटिंग में अगर कोई युद्ध विराम हो गया, और लड़ाई इसी की कोई इसी एग्रीमेंट इसी हो बात गया, के साथ डॉक्टर तो विवेक आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर विवेक, अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो डिप्लोमेसी के मायने बदल चुके हैं। मतलब आप एक दौर में दोस्त होकर अपने अलाइज या बाकी चीजों के साथ उसी तरह का बर्ताव करते थे, लेकिन अमेरिका ने वो समीकरण बदल दिया। मतलब वो अपने अलाइज को भी कैसे ट्रीट करता है ये किसी से छिपा नहीं है। टैरिफ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग, मतलब ये 6-8 महीने जो गुजर रहे हैं यही इतने हैं, मतलब आगे तो अभी ट्रंप न जाने क्या क्या करें। देखिए 3.5 साल और है तो ज़्यादा बहुत समय अभी नहीं है ट्रंप के लिए, और वो लेम डक प्रेसिडेंट हैं, इसके बाद फिर वो नहीं आएंगे। लेकिन आपने एक अच्छी बात उठाई है कि ये स्ट्रेन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अमेरिका के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में खासा रूट्स लेगा या फिर ये सुपरफिशियल है। मेरे ख्याल से अगर रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिटिक्स देखें तो ये रूट्स तो इसके थोड़े ज़्यादा हैं। मतलब ऐसे पॉलिसीज ट्रंप के बाद भी थोड़े बहुत रहेंगे, हालांकि स्टाइल जो है ट्रंपियन स्टाइल वो शायद नहीं ना रहे। लेकिन डिप्लोमेसी काफ़ी बदल चुकी है, और ट्विटर और ट्रूथ सोशल की डिप्लोमेसी आ चुकी है। इससे पहले कि देश के लीडर्स को बात पता चले, लोगों को बात पता चल जाती है, क्योंकि ट्रंप साहब अपने कैबिनेट से डिस्कस करने से पहले ही ट्रूथ सोशल पे डाल देते हैं चीज़ें। तो काफ़ी जो वो टेरेन है डिप्लोमेसी का वो काफ़ी बदल चुका है, और ग्लोबल लीडर्स उससे अडेप्ट कर रहे हैं। आप ये जो जेलेंस्की की बैकअप टीम जा रही है यूरोप से, ये उसी स्ट्रैटेजी का नतीजा है कि स्क्रैम्बल करना पड़ता है समय के हिसाब से, वरना अगर आप डिले करेंगे तो शायद ट्रेन छूट जाएगी। दूसरा ये है कि आप अमेरिका के पास जो पावर है, बोथ पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर, उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों को आर्म ट्विस्ट करने में, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे कोई इकोनॉमिक डील हो, मिनरल डील हो, जैसा आपने पाकिस्तान के उसमें देखा। तो भारत का जहाँ तक स्टैंस रहा है वो काफ़ी मेजर रहा है। भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उनके 50% टैरिफ को। उससे मुझे लगता है काफ़ी छटपटाहट है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो वो वापस रिटेलिएट करेंगे, वाकई और इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि वो वाकई रिटेलिटोरी साइकिल जो है उसमें घुसना नहीं है बिल्कुल ट्रंप। बिल्कुल। और वो उसको डोमेस्टिकली भी बहुत से फ्रंट पे भारत डील कर रहा है। इन सब के बारे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पुतिन ने, मतलब पुतिन का जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक क्लैरिटी शुरू से रही है, वो इस पूरे नेगोशिएशन में उनको वजनदार बना रही है। डॉक्टर इंद्राणी, आप कैसे देखते हैं? मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि अलास्का में जो मीटिंग होगी उसमें ट्रंप ऐसे खाली हाथ लौटेंगे। आपने सही बोला, क्योंकि पुतिन शुरुआत से ही अपना जो डिमांड्स था यूक्रेन की तरफ, वो पूरा मेंटेन किया है, जारी रखा है। अभी भी वो बोल रहे हैं कि इनफैक्ट पुतिन को ये भी बोलते हैं कि जो यूक्रेन के साथ हो रहा है तो रशियंस को अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स वेरी पेनफुल, दैट्स द वर्ड ही हैज यूज्ड, पुतिन हैज यूज्ड दिस वर्ड्स। लेकिन उनको ये भी बोल रहे हैं कि जो रूट कॉजेस है उनको हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से सेम चीजें होंगी। एंड रूट कॉज एक तो है नेटो मेंबरशिप नहीं होना चाहिए यूक्रेन का। सेकंड, जो हिस्टोरिकल कल्चरल एंड रिलीजियस लिंक जो पुतिन बार बार बोलते हैं यूक्रेन के साथ है रशिया का, वो बहुत गहरे हैं, जिसके कारण से रशिया जो एक्शन ले रहे हैं इंक्लूडिंग द इन्वेजन ऑफ द यूक्रेनियन टेरिटरीज, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑल्सो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग मिस आउट कर रहे हैं कि जो टेरिटरीज पुतिन ने लिया है, लाइक डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरोज्हिया एंड ऑल,
वो सब सारा क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स से भरे पड़े हैं। तो क्राइमिया हम लोग को पता है कि वो वार्म वाटर पोर्ट है, जिसके थ्रू से इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक रशिया के लिए, नॉट ओनली मिलिट्री वाइज बट ऑल्सो इकोनॉमिकली वाइज एज वेल। तो इसके ऊपर ये जो ईस्टर्न यूक्रेनियन टेरिटरीज जो ऑक्यूपाई किया हुआ है पुतिन ने, वो ये क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, बिल्कुल जिसके कारण बिल्कुल, से और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो नहीं देगा क्लैरिटी है वापस। और जो एक हाँ। लॉन्ग टर्म उनका कह सकते हैं कि प्लानिंग है, वो शायद बहुत सारे देश जो हैं वो मिस कर रहे हैं इस पूरे नेगोशिएशन में, इस पूरे पावर गेम में। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं इस चर्चा को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा डॉक्टर इंद्राणी। देवरे सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा रही और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपका समय लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।